वेलकम बैक टू एसएससी एकेडमी। आज का चर्चा हमारा भारत के भूगोल के ऊपर, भारत एक परिचय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे भारत के बारे में, जैसे भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई क्या है, भारत के कितने नाम हैं, या फिर भारत का सीमा रेखा कितना है, जो आपका रेलवे में पूछा जाता है, बिहार दरोगा में पूछा जाता है, या फिर आपका बिहार पुलिस में पूछा जाता है, यूपी दरोगा हो जाए, या इस तरीके से जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम हैं जीके से रिलेटेड, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करें अपने भारत से। तो सबसे पहले अपने प्यारे भारत के बारे में चर्चा करें, इसके नाम से प्रारंभ करें। तो प्रारंभ में इसके बारे में जानेंगे कि सबसे प्रारंभ में इसका नाम जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है वो जम्बू द्वीप के रूप में मिलता है। जैन ग्रंथों में या फिर भारतीय ग्रंथों में एक विशेष नाम से भारत को जाना जाता था, और वो कौन सा नाम था? ये नाम है जम्बू। इसके पश्चात क्या हुआ? भारतीय सभ्यता का कौन जनक है, या फिर कहते हैं कि भारत जो है कौन सी सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो हम कहते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता। हम लोगों का सभ्यता कौन सा? सिंधु घाटी का सभ्यता है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता के रूप में हमारा सभ्यता जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो यहाँ से हम समझेंगे कि जब ईरानी लोग भारत आए थे, ईरान से एक और बात जानिएगा, प्राचीन काल में ईरान को पर्सिया कहा जाता था, और जब पर्सिया के लोग भारत में आगमन किए थे तो वो लोगों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट था। वो किस प्रकार से डिफरेंट था वो देखेंगे। वो लोग एक्चुअल में सा को हा बोलते थे, जैसे कि नाम क्या था? सिंधु, लेकिन वो लोग क्या बोल दिए? वो लोग बोल दिए हिंदू। और इसी के तहत जो है हमारा जो नाम पड़ा इस नदी का, ठीक है, या फिर हमारे इस देश का, तो सिंधु नदी को क्या बोले? हिंदू नदी बोले। तो इस हिंदू नदी के नाम पर क्या पड़ गया? अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और इस क्षेत्र के रहने वाले लोग कैसे लोग हो जाएंगे? वो हिंदू हो जाएंगे। और यहाँ के देखो देश का नाम क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान हो जाएगा। तो इस तरीके से, यानी अगर आप देखेंगे डिफरेंट एरिया में जाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है। लेटेस्ट एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या लिए थे? स्वामी विवेकानंदम। तो इसका मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है। चाहे हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा इंग्लिश बड़ा सिंपल होता है, प्लेन हम लोग बोलते हैं, बाकी वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उन लोगों का इंग्लिश का टोन अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से जब पर्सिया भारत में प्रवेश किया था तो सिंधु नदी का नाम दिया गया था हिंदू, और इसी नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, और यहाँ के रहने वासी कौन क्या कहलाए? तो वो हिंदू कहलाए। हिंदू है ना, यानी सिंधु नदी से बना हिंदू, हिंदू यहाँ के क्षेत्र का नाम हो गया और देश का नाम हो गया हिंदुस्तान। एक चर्चा हमारा हो गया। दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है भाई? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत जो है, ये हमारे भारत जो है, यह भारतीय उपमहाद्वीप जो है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में आर्य लोग आकर के बस गए, है ना। यहाँ कौन आकर के बसे? आर्य लोग आकर के बस गए। तो यहाँ जब आर्य लोग आकर के बस गए तो आर्य लोगों का एक सबसे शक्तिशाली राजा के नाम से जाने गए, जिनका नाम था भरत। और इसी शक्तिशाली राजा के नाम पर हमारे राष्ट्र का नाम क्या पड़ गया? अगला नाम हमारा पड़ गया भारत। आर्य के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत थे। इनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? वो भारत पड़ गया। अब देखिए अगला नाम क्या है भाई? नंबर 4, चौथा नाम हमारा क्या है? चौथा नाम आप जानते हैं, हमारा नाम एक्चुअल पड़ा इंडिया। इंडिया कब पड़ा? जब यूनानी भारत में आए। तो यूनानी जब भारत में आए तो वो लोग क्या किए? इनका नाम रखा इंडस। ओके, इसका नाम रहा इंडस। वास्तव में यूनानी लोग जो है सिंधु को क्या बोले? इंदु। यूनानियों के द्वारा कहा गया सिंधु को इंदु, और यही इंदु आगे चल करके मॉडिफाई हो गया और वो क्या बन गया? इंडस। और इंडस जो है नदी का नाम हो गया और इस देश का नाम पड़ गया। इंडस से कन्वर्ट होकर के क्या बन गया? इंडिया। तो इंडस हो गया रिवर, और इस इंडस के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया क्या? इंडिया। तो अब देखिए जम्बू द्वीप कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा। 1 2 3 4 ये 4 प्रमुख नाम। एक और नाम है, कौन सा नाम होगा बताइए? 5 नाम है टोटल। एक और नाम का नाम बताइए आपको। एक और नाम का नाम बताया जाए, जम्बू द्वीप हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया। तो अभी चूंकि तुरंत हम बताए थे
ठीक है, अगर बताए तो आप टाइप जरूर कर दें। तो अगर आपको बताएं अभी तुरंत कि भारत में आकर के कौन बसे, आर्य लोग आकर के बसे, तो चूंकि आर्य लोग आकर के बसे तो इसके आधार पर क्या कहा जाएगा, आर्यावर्त कहा जाएगा। यानी पांचवा जो हमारा देश का नाम होगा वो हमारे देश का नाम क्या हो गया भाई, आर्यावर्त हो गया। यानी फिफ्थ वन ने ये हो गया आर्यावर्त। ये 5 प्रमुख नाम हमारे भारत, ये समझे हम भारत के बारे में कि भारत के 5 प्रमुख नाम। अब प्रारंभ हो रहा है ना परिचय, इस तरीके से हम भारत के परिचय के बारे में जानेंगे। अब ये हम समझते हैं कि आप सभी लोग इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब आगे चलिए कुछ और डाटा का चर्चा करें, कैसे मिटा दें। आइए इसे चेंज करें। अब अगला अध्ययन हमारा हो कुछ प्रमुख ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पर। ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पर आप अभी इसके पहले टोन में लगातार सुन रहे होंगे कि हम बोल रहे हैं आर्य लोग आकर के बस गए। कहाँ बसे, तो हम आपको बोल रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के बस गए। तो भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन कौन सा जगह को कहेंगे, या कौन कौन से देश जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएंगे। तो आप देखिएगा कि हिमालय पर्वतमाला जो हमारा है ना वो बहुत बड़ा वाला वाइपर रोड मिलेगा। ये प्रारंभ कहाँ से होता है, उत्तर पश्चिम से, किधर चला जाता है, उत्तर पूर्व की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो चित्र होगा, तो ये वाला चित्र में आप समझ सकते हैं ये आपका जो है सुलेमान पर्वत वगैरह इधर मिलता है। तो कौन से देश लोग आएंगे, तो यहाँ याद रखिएगा, पहला पाकिस्तान होगा, दूसरा अपना प्यारा हिंदुस्तान होगा, तीसरा नेपाल होगा, चौथा भूटान होगा और पांचवा बांग्लादेश। इस 5 देश को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ये भारतीय उपमहाद्वीप का जो है अंग है, भाग है, यानी महाद्वीप के जो है से छोटा सा आकार, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। कई बार सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप के अंग नहीं है। सवाल दे देगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे भाई अफगानिस्तान नहीं है, कौन है ना, अब पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये सभी देश है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 प्रमुख देश। कौन से क्षेत्र का भाग है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का जो है ये नाम है। तो हम समझे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप का चर्चा कर रहे हैं तो क्यों ना अब यहाँ से हम डिस्कशन कर लें कि भाई भारत का जो है पड़ोसी देश कौन सा है, स्थल से जुड़े पड़ोसी देश। कई बार सवाल पूछता है आप लोगों से कि भाई स्थल से जुड़े पड़ोसी देश का नाम बताइए, कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो याद रखिएगा कुल संख्या पड़ोसी देशों का, स्थल से जुड़ा पड़ोसी देश जिसका सीमा हमारा स्थलीय है, लैंड के साथ है, तो ऐसे संख्या हमारा कितना है, 7 है। बड़े आसानी से काउंट कर लीजिएगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर आप एक वाला भाग समझेंगे पीओके है, और एक सीमा टच करता है हमारा कैसे, अफगानिस्तान से। ऊपर वाला भाग देखिए आप साइड चीन का लगातार चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से कौन सा आ गया भाई, तो दिस वन इज चाइना, तीसरा कंट्री हो गया चाइना, चौथा आप जाते हैं बड़े अच्छे से नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बगल में भूटान हो जाएगा, भूटान के जस्ट बगल में आप नीचे इधर आ जाइएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा, और पूर्वोत्तर भारत के जस्ट बगल में कौन हो जाएगा, म्यांमार होगा। आसानी से इसको समझिए, पाकिस्तान पहला, अफगानिस्तान दूसरा, चाइना तीसरा, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा भूटान होगा, और भूटान के बाद छठा हो जाएगा म्यांमार, और 7वां हो जाएगा बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, ये 7 प्रमुख देश भारत से जुड़े स्थलीय देश हैं, और ये 7 प्रमुख देश हैं। तो अगला सवाल उठता है कि क्या कोई जल से जुड़े भी देश हैं, पड़ोसी देश? डेफिनेटली है भाई। पाकिस्तान का ये वाला भाग जो है वो क्या है, जल से जुड़ा है। बांग्लादेश का ये वाला भाग क्या है, जल से जुड़ा है। म्यांमार का ये वाला भाग क्या है, जल से जुड़ा है। यहाँ पास आपको कौन सा देश मिल जाएगा, मालदीव मिल जाएगा। इधर आपको कौन सा मिल जाएगा, अंडमान निकोबार मिल जाएगा। यहाँ पास क्या मिल जाएगा, ये आपका एडम्स ब्रिज, राम सेतु से जुड़ा हुआ श्रीलंका मिल जाएगा। तो अब चर्चा क्या करेंगे, हमारा जलीय पड़ोसी देश कौन है? तो जलीय पड़ोसी देश बिल्कुल पाकिस्तान हो सकता है, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार। आसानी से याद हो जाएगा ये। अब नीचे आ जाइए, सबसे नीचे में क्या मिलेगा, आपको याद होना चाहिए 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको, ये हमें अलग करता है मालदीव को, किससे, मिनी गाय से। तो यानी एक देश हो जाएगा, चौथा देश मालदीव, पांचवा देश कौन सा हो गया, श्रीलंका, छठा देश कौन सा हो गया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये हो गया 6 पड़ोसी देश। क्या चीज से, जलीय पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया और ये मालदीव। तो
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कौन सा पड़ोसी देश क्या है। स्थलीय पड़ोसी देश में एक सवाल करता है, सवाल क्या करता है, निम्न में से किस देश का सबसे लंबा सीमा रेखा है? तो सबसे लंबा सीमा रेखा हमारा बांग्लादेश का है। दूसरा सवाल करता है सबसे छोटा सीमा रेखा किसका है? वो हमारा अफगानिस्तान का है। ऐसे अफगानिस्तान कौन से क्षेत्र में आ रहा है? ये POK में आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आ रहा है। तो इसको कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा भूटान। यानी किस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा पड़ोसी है ना, सीमा दो चीजें हो जाएगा। सबसे बड़ा पड़ोसी देश का बात करेगा तो भाई चाइना हो जाएगा, सबसे बड़ा है। अगर बातें करें कि सबसे है ना सबसे बड़ा सीमा रेखा या सबसे बड़ा सीमा रेखा हम शेयर करते हैं किस देश के साथ, वो हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। अब देखिए तीनों तरफ से जो है इसका बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबा बाउंड्री शेयर करता है हिंदुस्तान के साथ, और सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान POK वाले क्षेत्र से कवर करता है तो कभी कभी ऑप्शन में नहीं जाता है, तो ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? दैट इज द भूटान। तो फिर भूटान आपका आंसर। इस तरीके से सबसे बड़ा पड़ोसी देश मतलब जिसके साथ बाउंड्री सबसे बड़ा शेयर करते हैं और सबसे छोटा शेयर करते हैं, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास एक चर्चा की, क्या चर्चा की भाई? यहाँ पास एक खूबसूरत सा डाटा चर्चा की है कि जो मालदीव है उसको हम अलग कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। तो अलग कैसे होता है भाई? तो अलग सिंपल सा बात है कि देखिए ये मालदीव है और यहाँ पास हमारा मिनिकॉय है और बीच में सागर है, तो अलग हो गया ना। तो ये देखिए अब ये क्या है कि मालदीव हमारा मिनिकॉय से अलग होता है, क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल से। तो समझिए कि 8 डिग्री चैनल क्या है? तो 8 डिग्री है अक्षांश है, बीच में शंकरा सागर है, तो चूंकि इसके बीच से गुजरता है 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से पास करता है, जिसके वजह से इसका नाम दे दिया गया है 8 डिग्री चैनल। सेपरेट करता है इसको, आपका जो है मिनिकॉय को किससे सेपरेट करता है? मालदीव से। 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करेगा, किससे भाई? तो मिनिकॉय से। इसके बाद 9 डिग्री चैनल आएगा, तो मिनिकॉय को सेपरेट करेगा, कौन करेगा? लक्षद्वीप। 8 डिग्री अलग कर रहा है मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री अलग कर रहा है मिनिकॉय को, ये हो जाएगा लक्षद्वीप से। अब इसी का जस्ट अपोजिट ये हो गया हमारा पश्चिमी वाला क्षेत्र, आप जो है पूर्वी वाले क्षेत्र में जाइएगा तो 8 डिग्री 9 डिग्री एक और डिग्री है जिसको कहते हैं 10 डिग्री। 10 डिग्री किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बड़े आसानी से याद करिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। 8 डिग्री अलग करेगा मालदीव मिनिकॉय से, 9 डिग्री अलग करेगा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री अलग करेगा किसको? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल। अब देखिए अंडमान के सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में कौन सा अंडमान का भाग है? अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणतम जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार एक देश से सेपरेट होता है, अलग होता है, वो कौन से चैनल से? उसको ग्रेट चैनल कहते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार सेपरेट होता है, किससे सेपरेट होता है? सुमात्रा से। सुमात्रा किसका जो है आइलैंड है? वो इंडोनेशिया से। हम कह सकते हैं ग्रेट चैनल सेपरेट करता है किसको? सुमात्रा को, किससे? ग्रेट निकोबार से। ये हो जाएगा आपका ग्रेट चैनल। अब यही पास जो है ऊपर में यानी कि बंगाल के खाड़ी में उत्तरी अंडमान सेपरेट होता है एक आइलैंड से। ये आइलैंड किसका है? म्यांमार का आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? कोको आइलैंड। तो कोको आइलैंड अलग होता है किससे? उत्तरी अंडमान से अलग होता है। और कौन सा चैनल होगा? इसको कहते हैं कोको चैनल। कोको चैनल अलग करेगा कोको आइलैंड को, किससे भाई? तो उत्तरी अंडमान से। तो एक चैनल का चर्चा हो गया। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? तो 8 डिग्री आपका जो है मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, और आपका कोको जो है चैनल है वो कोको आइलैंड को उत्तरी अंडमान से सेपरेट कर रहे हैं। ये चर्चा हमारा हुआ इस पे, यानी कौन सा देश जो है किससे डिफरेंट हो रहा है, किससे डिफर हो रहा है, अलग हो रहा है। अब देखिए भारत का कुछ चर्चा करें तो भारत में कुछ और चर्चा, जलीय का चर्चा कर रहे हैं तो जल का ही अभी और चर्चा करेंगे। कुछ खास बातें समझें यहाँ, जैसे कि आप समझें कि चारों तरफ से स्थल है, ठीक है, चारों तरफ से स्थल है और बीच में थोड़ा सा जल है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं लेक, इसे कहते हैं झील। लेकिन यदि आपका जो है एक तरफ से स्थल हो और तीनों तरफ से आपका जल हो तो इसको हम कहते हैं ड्राई झील। और इसी के जस्ट उलट यदि तीनों तरफ से स्थल और सिर्फ एक तरफ जल हो तो इसको कहते हैं खाड़ी। खाड़ी में भी दो तरीके का होता है खाड़ी।
अगर छोटा सा इस तरीके का व्यवस्था है तो इसको जो है हम लोग इंग्लिश वाले वर्ड में कहते हैं गल्फ। गल्फ। तो यहाँ पास ये आपका जो है दक्षिणी आपका गुजरात और आपका जो है दक्षिण पर आपका पश्चिमी जो गुजरात है, यहाँ ये जो गुजरात आप देख रहे हैं तो यहाँ कौन सा खाड़ी, इसको हम कहते हैं खंभात का खाड़ी। खंभात का खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंभात। उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पर गुजरात और फिर गुजरात है, तो इसके बीच में एक कच्छ वाला इलाका है, तो इसके बीच में कौन सा खाड़ी होगा, गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा। एक इसको गल्फ क्यों करें, क्योंकि छोटा है, आकार में छोटा है, एरिया अगर बहुत बड़े पैमाने पर चला जाए, आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। जैसे इसको हम कहते हैं बंगाल का खाड़ी, तो बंगाल का खाड़ी क्यों करें, क्योंकि ये देखिए ये हमारा है म्यांमार, ऊपर है बांग्लादेश और इधर से हमारा क्या हो गया भारत। तो तीनों तरफ से बड़े पैमाने पर स्थल है और बीच में क्या है, जल है, तो इसके वजह से इसको कहते हैं हम बे ऑफ बंगाल, यानी बड़े वाले भूभाग को, बड़े वाले है ना आपका भूभाग जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, बे कहलाएगा, बे ऑफ बंगाल। और यही चीज अगर छोटा होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर के गुजरात, उधर के गुजरात, बीच में संकरा सागर, तो इसको हम कहते हैं गल्फ, ठीक है। तो हो जाएगा गल्फ ऑफ खंभात और एक क्या हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ खंभात हो गया। और देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पास बन गया कौन सा, एडम्स ब्रिज, ठीक है, इसको कहते हैं एडम्स ब्रिज। तो एडम्स ब्रिज बन गया, इधर हो गया श्रीलंका, ऊपर में हो गया हिंदुस्तान और ऊपर में हो गया क्या, ये हो गया हमारा एडम्स ब्रिज। तो यहाँ भी खाड़ी बन गया तीन तरीके का। तो ये जो नीचे में दक्षिण वाला जो खाड़ी बना इसको बोलते हैं मन्नार का खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ मन्नार, और ऊपर में जो खाड़ी बना इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ पाक, यानी पाक का खाड़ी। तो ऊपर वाला हो गया पाक का खाड़ी, इसको कहते हैं मन्नार का खाड़ी, इसको कहते हैं यहाँ पास हो गया खंभात का खाड़ी, और ये वाला भाग हो गया कच्छ का खाड़ी, और ये बड़ा वाला जो आपका जो जलीय क्षेत्र है इसको कहते हैं बंगाल का खाड़ी। इंग्लिश में डिफर कर जाएगा वर्ड, इंग्लिश में छोटे वाले क्षेत्र को हम गल्फ कहेंगे, जबकि बड़े वाले क्षेत्र को हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको बे के नाम से जानेंगे। ये हो गया जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं तो तीन शब्द का और हम चर्चा करना पसंद करेंगे जो आप लोगों को महत्वपूर्ण लगेगा। तो देखिए एक पहला क्षेत्र है, इसको कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा, दूसरा कहते हैं संलग्न जलीय सीमा, और तीसरा कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन, ठीक है, अनन्य आर्थिक जोन, इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन। ये तीनों के बारे में तो सबसे पहला बात है ये जो हमारा तट है, ये जो तट है वो देखो सब कटा फटा दिख रहा है, यानी जो यहाँ पर हम दिखाए हैं आपको अपने मैप में किस तरीके से जो है थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, हम कैसे मापेंगे कि हमारा एग्जैक्ट क्या है, तो इसके लिए जो है एक बेस लाइन खींचा जाता है, ऐसे भारत पे जो है एक बेस लाइन खींचा जाएगा, और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि सागर में किसी देश का कितने दूरी तक लेंथ होगा, कहाँ तक उसका अधिकार होगा। तो याद रखिएगा ये जो आपका बेस लाइन है, तो इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम कहते हैं प्रादेशिक, है ना, इसे कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा में पूर्ण रूपेण भारत का अधिकार होता है। तो पहला वाला जो है एक सागर का तट है जिसको हम आधार लाइन कह रहे हैं, बेस लाइन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा। उसके बाद आइए इस 12 नॉटिकल मील से फिर आइए अगला 24 नॉटिकल मील, फिर से 12 आगे बढ़ेंगे, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र कहेंगे, कंटेजियस एरिया कहेंगे, कंटेजियस जोन कहेंगे। इसका क्या खासियत है, ये 24 नॉटिकल मील तक ही भारत रेवेन्यू ले सकता है, टैक्स वसूल सकता है, किसी प्रकार का रोक टोक साफ सफाई इत्यादि वगैरह का काम जो है इसी संलग्न क्षेत्र तक कर सकता है, इसके आगे नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या होता है, अनन्य आर्थिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये तो है 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक लिया जाता है, ठीक है। 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक हमारा आता है, क्या आता है भाई, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। यहाँ क्या है, यहाँ जो है भारत इन क्षेत्रों में भारत के जितने भी सागर में रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका शोधन कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उस पे और लोगों का भी अधिकार होगा। वहाँ अगर कोई कम्युनिकेशन आएगा जाएगा तो वहाँ पे हम रेवेन्यू वगैरह नहीं बदल सकते, नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा 3 प्रमुख क्षेत्र, प्रादेशिक जलीय सीमा, आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील,
संलग्न क्षेत्र जो है 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक। ये हो गया जलीय सीमा का पूर्ण रूपेण चर्चा, जो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा और आगे बढ़े हम इस दिशा में, जलीय दिशा का हम चर्चा की, जलीय क्षेत्र का पूरा चर्चा की। अब आइए थोड़ा लंबाई चौड़ाई और हम जो है बातें कर ले कि किस प्रकार से जो है किस दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ है। तो भारत का सबसे पहले हम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वे में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक भारत बसा है। मूल भारत का बात करें तो मूल भारत जो हमारा बसा हुआ है वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका फैला हुआ है। दूसरा खास बात, एक खास बात और आप समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मान के चलिए आप जगह के अभाव में थोड़ा छोटा बनाना पड़ रहा है। ये आप अपना पृथ्वी मान लीजिए। तो सवाल करता है भारत कौन से गोलार्ध में, तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो है गोलार्ध को 2 गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जिस गोलार्ध में उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसी प्रकार से अक्षांश दृष्टिकोण से हम बांटेंगे। अगला जो है देशांतर के दृष्टिकोण से बांट देंगे हम लोग। तो देशांतर के दृष्टिकोण से भी हम जो है अपने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट सकते हैं, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम अब देशांतरीय दृष्टिकोण से कहाँ हैं, तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इट मीन्स वेरी क्लियर हो जाएगा कि भाई हम कहाँ हैं, तो हम नॉर्थ ईस्ट में, यानी पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा देश बसा हुआ है। तो अब क्या है, अब अक्षांश का हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अक्षांश के बारे में जानिए कि अक्षांश जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश होता है, यानी 90 अक्षांश उत्तर में होता है, 90 अक्षांश नीचे। उसी प्रकार से 0 से 90 डिग्री नीचे अक्षांश होता है। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो चूंकि भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो 8 डिग्री 4 मिनट के बाद क्या होगा, ऊपर क्या आना चाहिए, 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री। इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि भाई 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट है, या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। आप यहाँ क्लियर हो जाए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो ये तो वेरी क्लियर हो गया ना भाई कि 8 9 10 करके हमारा 37 आएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है हमारा भारत। अब आइए, ये हो गया अक्षांशीय दृष्टिकोण से सब ब्रेक किया। नाउ द नेक्स्ट अगला चर्चा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा देशांतरीय दृष्टिकोण से। इसे हम बांटते हैं देशांतरीय दृष्टिकोण से। यहाँ कैसे होगा, ये देखिए, ये है 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है, 68 डिग्री आपका जो है 4 मिनट से लेकर के ये फैला हुआ है कहाँ तक, ये फैला हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। देशांतर कहाँ से कहाँ तक, 68 डिग्री से 97 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड तक। अक्षांश कहाँ से कहाँ तक, यानी लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री से लेकर के 37। कुल अक्षांशों और देशांतर का संख्या देखिएगा तो भारत में कुल अक्षांशों का संख्या भी करीब करीब 30 है और देशांतर का भी संख्या करीब करीब 30 है। अक्षांश और देशांतर दोनों करीब करीब 30। इससे क्या पता चलता है कि भारत कैसा देश है, एक चतुष्कोणीय चतुष्फलकीय देश है, ठीक है। एक ऐसा देखिए 1 2 3 4 चतुष्फलकीय देश है, चतुष्कोणीय देश है। यहाँ से एक पता चलता है। अब यहाँ से आप लोगों को और क्या सवाल करता है, बिंदु पूछता है कि भाई उत्तरी बिंदु भारत का क्या कहलाता है, इंदिरा कोल कहलाता है। ऊपर में कोयला मिलता है, याद रखिए भाई कोयला ऊपर मिलता है, इसलिए ऊपर वाले को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। थोड़ा 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए देखिए आगे। तो अब इसके पश्चात जो है आगे का चर्चा अगर हम करें तो ऊपर का बात कर रहे थे कि इसको हम इंदिरा कोल कहते हैं और दक्षिणतम भारत को क्या कहते हैं, तो दक्षिणतम भारत को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन जो इंदिरा पॉइंट है एक्चुअल में वो यहाँ पर नहीं है। 2 सवाल करेगा आप लोगों का कंपटीशन। पहला सवाल करेगा मूल भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मूल भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा, क्योंकि मूल भारत का अगर हम बोलते हैं भारत का नक्शा बनाइए तो भारत का नक्शा मूल नक्शा हम ये बनाते हैं, अंडमान निकोबार नहीं बनाते, लक्षद्वीप नहीं बनाते, दादर नगर हवेली नहीं बनाते, पुडुचेरी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये आपका ग्रेट निकोबार में है, यानी 6 डिग्री समथिंग पे चला जाएगा, वहां आपको मिलेगा हमारा ये वाला। तो इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल। अब आगे पूर्व पश्चिम बिंदु को क्या कहते हैं,
है ना, तो पूर्वी बिंदु को कहते हैं हम लोग किबुथु। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किबुथु। ओके, सो दिस वन इज किबुथु। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, गोरमाता। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, गोरमाता। ये हो गया गोरमाता, किबुथु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इन चारों बिंदुओं को कुछ इस प्रकार से जानते हैं। अक्षांशीय दर और देशांतरीय दृष्टिकोण से इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात और सीखिए कि भाई देशांतर, तो बीचों बीच का देशांतर हमारा कौन सा होगा। तो आप याद रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी में हमारा एक देशांतर है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ है। और चूंकि यह बीचों बीच में बसा हुआ है जिसकी वजह से, ठीक है, तो ये देखिए इलाहाबाद का नैनी जो है यहाँ बसने की वजह से क्या है, यहाँ से इस प्रकार से हमारा कुछ देश कुछ जो है छत्तीसगढ़ एक अक्षांश है, इस सॉरी एक देशांतर है। इस देशांतर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 82.5 डिग्री। और इस 82.5 डिग्री को हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय है ना, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना डिग्री को कहते हैं, 82.5 डिग्री। कहाँ है, इलाहाबाद के नैनी में से प्रारंभ होता है। कितने राज्यों को छूता है, सवाल करता है आपका, कितने राज्यों को छूता है, देखिए बना दिया आपके लिए, आसान बना है, ठीक है। यूपी, MP, AP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश है ना, MP मध्य प्रदेश, AP आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एक लाइन याद करें, यूपी, MP, AP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्य से गुजरता है क्या, IST। कितना डिग्री है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। GMT से कितना डिग्री आगे है, GMT से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। GMT कितना डिग्री को कहते हैं, GMT कहते हैं 0 डिग्री को। और IDL कहते हैं 180 डिग्री को। IDL यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री को कहते हैं। GMT ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री को कहते हैं। और इसी GMT से आधे घंटे के अंतराल पे प्रत्येक देश को अपना मानक समय रेखा रखना है। भारत भी अपना मानक समय रेखा रखा है, वो है 82.5 डिग्री। और इस 82.5 डिग्री GMT से 5.5 घंटा आगे है। देशांतर के मामले में आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक एक देशांतर को है ना, पृथ्वी एक देशांतर रोटेशन करने में कितना समय लगाता है, 4 मिनट। तो आप देखिए पृथ्वी पे जो है हमारा, जो हम अभी अब चर्चा किए थे कि हमारा जो भारत है, भारत में देशांतरों का कुल संख्या करीब करीब कितना है, 30 है। तो हमारा पृथ्वी जो है 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगा है, 30 गुने 4 मिनट बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटा, है ना। तो इसके वजह से बिल्कुल, तो देखिए ये हमारा कुल देशांतर है 30, ओके। और मिनट कितना लगेगा पृथ्वी को पार करने में, 4 मिनट यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा लगेगा। तो इसके वजह से एक खास बात जानिएगा, सबसे पहले जो है सूर्योदय कहाँ होगा, सबसे पहले सूर्योदय हमारा होगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट कहाँ होगा, ये हमारा गुजरात। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी हमारा मुख कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी हमारा घूमता है, कैसे घूमता है भाई, वेस्ट टू ईस्ट। और जब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो सूर्योदय किधर से होता है, पूरब से। तो पूरब किधर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे लास्ट, अब यहाँ जो है सबसे पहले सूर्योदय हो, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे पश्चिमी क्षेत्र में होगा। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। तो सबसे लेट से कहाँ सूर्योदय होगा। तो ये हो गया कंडीशन, यानी सबसे पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, सबसे आखिरी सूर्योदय गुजरात में। कितना देशांतर का डिफरेंसेस है, 30 देशांतर, 30 है ना, 30 लॉन्गिट्यूड आपका है। तो 30 लॉन्गिट्यूड को पृथ्वी को रोटेट करने में कितना समय लगता है, 2 घंटा। इसकी वजह से अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे अगर सूर्योदय होता है, तो यहाँ मान के चलिए कि 9 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि मानक समय रेखा एक ही है हिंदुस्तान के पास। बड़े बड़े देशों के पास मोर देन 1 यानी 1 से अधिक या 2 से अधिक ही होना चाहिए, जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, रसिया है, ये सब ऐसे देश हैं जो 12 मानक समय रेखा रखता है। लेकिन हमारा भारत जो है विविधताओं का विविधता में एकता का संदेश देता है, और यही एक मानक समय रेखा पूरे राष्ट्र में लागू होता है, जिसके वजह से भी मुंबई को हम क्या कहते हैं, भागता हुआ देश। इसका ज्योग्राफिकल फिनोमिनल है। अब आप देखिए ठंडे के टाइम में हमारे यहाँ सूर्योदय अगर यहाँ पर जो है 7 बजे होगा, तो यहाँ कितने बजे होगा, 9 बजे। यहाँ अगर 7:30 में सूर्योदय होगा, तो यहाँ कितना बजे सूर्योदय होगा, यहाँ 9:30 में सूर्योदय होगा, 7:30, 9:30। और 10 बजे से ऑफिस है, तो 9:30 में आप उठिएगा, तो अब ऐसा बात है कि भाई आधा घंटा में आपको तैयार होकर भाग जाना है। ये बंदा 7:30 में उठेगा, तो 7:30 में चुकी है, जब जागेगा तो इसके पास 2.5 घंटा समय है। इनके पास उतना समय नहीं है, तो ये स्पीड भागेंगे। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, टाइम यहाँ कम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसके वजह से मुंबई को भागता हुआ देश करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग शहरिया है तो भागता है, ये ज्योग्राफिकल फीचर्स है।
ठीक है, वन ऑफ द रीजन है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि भाई क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय कब होता है और यहाँ सूर्योदय कब होता है, क्यों 2 घंटा का एक दूसरे से देर होता है। एक बार अब अगला चर्चा, एक देशांतर का चर्चा किया हम, एक और चर्चा हमारा हो जाए वो अक्षांश के ऊपर चर्चा करें थोड़ा सा। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाला एक प्रमुख अक्षांशीय रेखा है, वो कौन सा रेखा है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाला एक प्रमुख अक्षांशीय रेखा है, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक हमारा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, इसे भी बड़े आसानी से आप रख सकते हैं। सबसे पहला गुजरता है गुजरात में, गुजरात के बाद गुजरता है राजस्थान में, बीच में आपको मालूम होना चाहिए होगा एमपी, और एमपी के जस्ट बगल में क्या है सीएच यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में क्या है झारखंड है, और ये जो पतला सा सीमा है किसका है वेस्ट बंगाल है, इधर क्या हो जाएगा त्रिपुरा और क्या हो जाएगा मिजोरम। ये 8 राज्य हो जाएगा जहां से गुजरता है कौन सा रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीएचजे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य जहां से गुजरता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया वो कर्क रेखा जिससे गुजरता है। इसका चर्चा थोड़ा यहाँ पास कर लें जरूर, ठीक है, जैसे अक्षांश के बारे में बताएंगे। ठीक है, अक्षांश क्या है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड अक्षांश, लैटिट्यूड। अक्षांश क्या है भाई? वो कोणीय दूरी है, बिंदु से कोण से जो है आपका जो है यहाँ पर जो आपका ये है यहाँ से कोणीय दूरी है, यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो इस अक्षांश के बारे में जानिए, अक्षांश का कुल संख्या कितना होता है? तो अक्षांश का कुल संख्या जानिएगा, उत्तर में इसका, उत्तरी गोलार्ध में कुल संख्या इसका 90 है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका कुल संख्या 90 है, 90 90 180 और ये हो जाएगा 0 डिग्री, टोटल संख्या 181 होगा। इसमें कुछ प्रमुख काल्पनिक रेखा है, अक्षांश है क्या? इमेजिनरी लाइन है। अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, इसको इमेजिनरी कर इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो अक्षांश का कुछ प्रमुख रेखा है, विषुवत रेखा को 0 डिग्री कहते हैं, पहला विषुवत रेखा, कई नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री और इंग्लिश में इसको कहेंगे इक्वेटर। अगला प्रमुख कौन हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, फिर दक्षिण में चले जाइए 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर क्या कहेंगे भाई? इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, और तो जस्ट अपोजिट 66.5 डिग्री दक्षिण क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वृत्त। बाकी तो आप जानते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल 23.5 डिग्री एंगल पे पृथ्वी अपना टिल्टेड है, झुका हुआ है, रोटेट कैसे करता है साढ़े आपका जो है वेस्ट टू ईस्ट करता है, और सूर्योदय कहाँ होता है? तो ये आपको बताएगा। तो ये आपका कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो एक साइड से आपको बताने का प्रयास किया ताकि आप समझें कि कर्क रेखा क्या है और क्या आता है, आगे क्या गुजरता है। अब इसके पश्चात आगे चलें थोड़ा और, तो कुछ चीज़ों को अब शायद हम यहाँ से ही समझ लेंगे। जैसे कि अगला सवाल करता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सागर के तट से जुड़े हैं? ऐसे टोटल 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो देखिए। तो 5 राज्य जो है वो है ना, 5 राज्य जो है अरब सागर को टच करता है, और 4 राज्य जो है वो आपका किसको टच करता है? वो बंगाल की खाड़ी को टच करता है। कैसे? राज्य याद हो जाएगा, नीचे से आइएगा, केरल है, केरल के ठीक ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक के ऊपर छोटा सा गोवा है, और गोवा के ऊपर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? गुजरात है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य टच करेगा सागर के तट को। कौन से सागर को? अरब सागर को। जस्ट अपोजिट पूर्वी क्षेत्र में चले जाइए, तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु के ऊपर कौन मिलेगा? आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन मिलेगा? उड़ीसा, और लास्ट वन दैट इज द वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जिसमें से 4 छूटा है बे ऑफ बंगाल को, और 5 किसको छूटा है? तो 5 छूने वाला है हमारा अरब सागर। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ, ये हमारा वाटर को मतलब कवर करने वाला। अब क्या है, शायद हमारा वीडियो थोड़ा लंबा खिंचा रहा है, तो इसके वजह से बाकी का जो है डाटा आपको इसके बाद वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जाते जाते एक सवाल करें तो आपको बताना है, ठीक है, कि आर्यभट्ट भारत